अगर इस पूरी बातचीत में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफ़ी। पूरी कोशिश होती है, हम और राकेश भाई एक ही यूनिवर्सिटी से हैं और आज से नहीं, लगातार हम दोनों दो विपरीत ध्रुव पे हैं। ना ये बदलेंगे ना हम बदलेंगे। कितनों भी लोग जो सुबह शाम बिना वीज़ा के लोगों को बाहर भेजते रहते, कोई कहीं नहीं जा रहा, रहेंगे यही। बहुत साल पहले कांग्रेस के दौर में ही राही मसूम रजा ने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है। लेकिन अगर आपके अंदर नफरत का वो कारोबारी बैठा हुआ है, आप नया मुसलमान ढूंढ लोगे। उस मुसलमान को भी गायब कर दो, आप अपने परिवार में मुसलमान ढूंढने लगोगे, क्योंकि आपको नफरत चाहिए। यहाँ मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल कम ही दिख रहे हैं, हाँ सब हमारे टाइप ही हैं, बिखरे हुए। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हालांकि वो एक सज्जन थे, ट्रिलियन में जीरो पूछते पूछते हीरो हो गए बीजेपी में जाकर के। मैंने जब ये टॉपिक देखा तो सोचा शाहिद भाई से शिकायत करूंगा। आप कह रहे हो फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन टुडेज इंडिया। मैं कहता हूं कैन वी इमेजिन इंडिया विदाउट इन मुस्लिम्स। हिंदुस्तान की तामीर, उसकी कल्पना नहीं हो सकती है मुसलमानों के बगैर। हम बहुत डिफर करते हो हम राकेश जी, लेकिन इस बात को हम सब मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के बगैर आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो वो हिंदू पाकिस्तान होगा, और जिसके लिए नेहरू, गांधी, पटेल, बाबा साहब सबने अपने अपने तरीके से हमें बताया था कि वो नहीं करना। एक वाकये से शुरुआत करता हूं। मेरे गांव में, बिहार से आता हूं, एक छोटा सा गांव है, अब और भी छोटा हो गया है। पहले पिछड़ा था, अब और भी पिछड़ा हो गया है। कोसी कमिश्नरी में, सहरसा जिले में है वो गांव। तो मैं 77-78 की बात होगी, तकरीबन 10 बरस का होऊंगा। तो एक खंडहर नुमा चीज हमने देखी। तो मैंने किसी से पूछा, शहर से गांव जा रहा था, कि ये क्या है। तो बताया गया कि नेहरू के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये मिलन मंदिर बना था, और वो नाम मेरे अंदर असर कर गया। उस मंदिर ने सबको समेटा था, उसमें कोई बाहर नहीं था, सब अंदर थे। इस देश को वैसे मंदिर चाहिए, वैसे ही स्पेसेस चाहिए, और वो मुसलमानों के बगैर नहीं होगा, उसी तरह सिखों के बगैर नहीं होगा, क्रिश्चियंस के बगैर नहीं होगा। मैं अक्सर जब दुनिया के अलग अलग देशों में जाता हूं तो मैं एक चीज तो जरूर मानता हूं, हम अद्भुत देश हैं भाई। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी जुबान नहीं है जो इस देश में ना बोली जाती हो। बल्कि कमाल है, नदियां, हवा। अभी केरल चले जाओ, ये जो हम लोग गरम गरम बैठ के पहने हुए हैं, पता चला कि आपको हवाई जहाज में ही सारे कपड़े खोल देने पड़ेंगे। केरल आ गए। ये विविधता जिसका जिक्र किया बार बार होता है, ये विविधता हमारी एसेट है, हमारा हेरिटेज है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के जो पूरी की पूरी डिबेट चल रही है, ये पूरा विमर्श चल रहा है। जैसे मैं एक बात कहूं, एक बैठे हुए ख्याल आया शाहिद भाई आपके इनविटेशन के बाद, कि बीते 10 बरस में मुसलमानों के को लेकर कितनी किताबें लिखी गई हैं। 28 किताबें मैं गूगल सर्च में ढूंढ पाया, जिसमें से 2 ऑथर मेरे साथ, 3 ऑथर मेरे समक्ष। 28 किताबें। जिस मुद्दे पे बहुत सारी किताबें लिखी जाए ना, वो मुद्दा बहुत अहम है।
नेहरू पे देखिए कितनी किताबें लिखी जा रही हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, नेहरू इज अंडर अटैक, नेहरूवियन सोच अटैक पे है। तो ये अलहदा मामला नहीं है कि मुसलमानों की आज की पोजीशन क्या है इस देश में, उसको नेहरूवियन आइडिया से भी आप जोड़ के देखिए कि नेहरूवियन आइडिया की क्या हालत है इस देश में। जो लोग आज, कई लोग नेहरू का नाम लेने से बचने लगे। उस पार्टी के अंदर भी, हालांकि मैं मानता हूं कांग्रेस को तो ओपनली कहना चाहिए कि नेहरू कॉपीराइट नहीं है, कॉपी लेफ्ट। वो अवेलेबल है सबके लिए, हम जैसों के लिए, आपके लिए। तो मेरा सिर्फ एक कहना था कि कुछ चीजें हम तय कर लें। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, सच्चर कमेटी ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन लोग हाथ नहीं लगा रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट को। बल्कि 8-10 बरस पहले जिक्र होता था, डिबेट सेमिनार होते थे, आज नाम लेवा नहीं है कोई सच्चर कमेटी का। गोपाल सिंह कमेटी रिपोर्ट, और अभी हिलाल लेके आ रहे हैं 5 फरवरी उस रिपोर्ट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हिंदुस्तान के, और दिस अप्लाइज टू एवरीबडी, हिंदुस्तान का कोई एक हिस्सा अगर तरक्की नहीं कर पाया तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान की जो सोच थी वो तरक्की नहीं कर पाएगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हालांकि वो एक सज्जन थे, ट्रिलियन में जीरो पूछते पूछते हीरो हो गए बीजेपी में जाकर के, तो वो अलग एक मसला है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम आप कैसे देखते हैं? आसमान पे खुशहाली टंगी हो, वो हमारी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं बताती है ना। आसमान की खुशहाली कितनी आपकी थाली में आई है वो तय करती है कि इकोनॉमी की हालत क्या है, और वो चिंता का सवाल है। दूसरा, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, और ये शिकायत विद इन प्लेटफॉर्म, आउटसाइड द प्लेटफॉर्म मैंने सैकड़ों दफा की है। आपकी किताब के विमोचन में भी मैंने कहा था। वजह क्या है कि जहां मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, पहला रिएक्शन वेल मीनिंग विद इन कोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टी में भी होता है कि यार मामला कम्युनल हो जाएगा, मामला कम्युनल हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का काम काले बादलों को छांटना भी है। दिक्कत क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मशीन बन के रह गई है, वेंडिंग मशीन। हम चुनाव के वक्त में ये सारे मसले आपके 24 घंटे 7 दिन के हैं। जब तक 24 घंटे 7 दिन इन काले बादलों से आप नहीं लड़ेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन के मसले पे ऑनेस्टली आप कोई पहलकदमी नहीं ले पाएंगे। एक और मैंने 10 मिनट खुद के लिए तय किया था। हाँ, नहीं, मैं आपको बताऊं, लेट 90s अर्ली 2000 में मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन फिल्मों में कैसे होता है, उस पे काम करना शुरू किया और काफ़ी कुछ सीखा। ना सिर्फ इंडियन मूवी इंडस्ट्री को, बल्कि मैंने फॉरेन फिल्म्स भी, खास करके अमेरिकन फिल्म्स को देखा। अब बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मुझको लगा। 50-60 ईस्वी में जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन था, आपको हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, जैसे कि उसको रोटी सब्जी की चिंता नहीं, हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, चौसर खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, एकदम मतलब उसको किसी चीज़ से मतलब वह आम लग ही नहीं रहा था खास, बिल्कुल। 60 से 70 आइए तो आपको मुस्लिम एक कैरेक्टर मिलेगा जो जनरली अपनी जान अक्सर दे करके किसी को बचा लेगा, जनरली हीरो को बचा लेता है। तो वो जान देने के लिए पैदा हुआ था, जान देकर उसकी कहानी खत्म।
60-50 तक अजान होती थी तो उसके बाद कोई अच्छा सीन आता था कि लोग गले मिल रहे हैं या मेले में दो पिछड़े भाई मिल गए। लेकिन 80-90 से, और इसका ताल्लुक देश के एक आंदोलन से है जिसकी वजह से फिजा बहुत खराब हुई। और यकीन मानिए इफ्तिकार साहब, मैं मानता हूँ, मैंने दंगों पे काम किया है और मेरी पीएचडी भी दंगों पे और भागलपुर के ही दंगे पे है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, गलतियाँ हर पॉलिटिकल पार्टी ने की हैं, लेकिन हमारे हाथ गिरबान तक चले जाते थे, आज हाथ जेब में रख करके चलना पड़ रहा है। ये मुश्किल है। तो फिर मैं आइए फिल्मों पे आता हूँ। तो 80-90 के बाद जो फिल्में बनी, अजान के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये पूरा जो डेमोनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट था जिसको हिंदी में दानवीकरण कहते हैं, हालांकि अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन दानवीकरण, डेमोनाइजेशन। अब उस प्रोजेक्ट को आप देखिए उसने क्या किया है। यहाँ मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल कम ही दिख रहे हैं, हाँ सब हमारे टाइप ही हैं, बिखरे हुए। वो एक शेर है बहुत प्यारा सा, नैरा नूर जी ने गाया है उसको, कोई हम सफ़र भी मिला कोई, मुझे हम सफ़र भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उन्होंने उस डेमोनाइजेशन प्रोजेक्ट को कैसे लिया है। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, सदन में हाल के अपने एक छोटी सी तकरीर में मैंने बात कही थी कि ये जो नफरत का सामान चल रहा है ना, फर्ज करो कि एक दिन अचानक जो भी मुसलमानों की आबादी है वो गायब हो गई इस देश से, लेकिन अगर आपके अंदर नफरत का वो कारोबारी बैठा हुआ है, आप नया मुसलमान ढूंढ लोगे, उस मुसलमान को भी गायब कर दो, आप अपने परिवार में मुसलमान ढूंढने लगोगे, क्योंकि आपको नफरत चाहिए। वो आपकी दवा बन गई, वो आपकी दवा बन गई है, उसको खत्म करना होगा। तभी जाकर के जब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स, तो कुछ सही बात होगी, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो या इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन को रोकने की बात हो। और आखिरी चीज जो मैं कहूंगा, तकसीम हुई थी, तकसीम हुई, एक सरहद बनी, लेकिन आज वो सरहद घरों में है, मोहल्ले में है, गांव में है। और एक बात जो मैंने कही सदन में, अब फिर कह रहा हूं, जब मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये हो जाए कि मैं मुसलमान हूं। बहुत साल पहले कांग्रेस के दौर में ही राही मसूद रजा ने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, बहुत प्यारी कविता है। और हाल में एक यंग पोएट ने लिखा, मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं मैं मारा जाऊंगा। ये कविताएं यथार्थ बताती हैं, हकीकत बयां करती है, चुभेगी, चुभनी चाहिए भी। संवाद होने के लिए जहन साफ होना चाहिए, बंद दिमाग से संवाद नहीं होता, खुले मन से ही खुली बातचीत होती है। और खुले मन से जब खुली बातचीत होगी, और यकीनन एक कहूं, कितनों भी लोग जो सुबह शाम बिना वीजा के लोगों को बाहर भेजते रहते, कोई कहीं नहीं जा रहा, रहेंगे यही, इसी को दुरुस्त करेंगे, मुकम्मल करेंगे। हम पहले मुल्क नहीं है जिसने ये दौर देखा है, इस दौर से भी निकलेंगे। वो सुबह बढ़िया से आएगी, फिर नहीं आएगी। शुक्रिया साथियों, अगर इस पूरी बातचीत में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफ़ी। पूरी कोशिश होती है, हम और राकेश भाई एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, और आज से नहीं, लगातार हम दोनों दो विपरीत ध्रुव पे हैं, ना ये बदलेंगे ना हम बदलेंगे, लेकिन मुल्क के हालात जरूर बदलेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।